हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पीवाईक्यूज भी होंगे और साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान जो है इसमें टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है ये। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें भाग 4 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 4 का ए पार्ट है उसमें ये मेंशन है और साथ में आर्टिकल 51 ए में ये डिस्क्राइब किए गए हैं। फिर 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो अब भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? बाईकैमरल लेजिस्लेचर हमें देखने को मिलता है टोटल 6 स्टेट्स में। ये कौन कौन से स्टेट है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधानमंडल है। इसका मतलब ये हुआ कि इन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा जिसे निचला सदन कहते हैं और विधान परिषद इसे उच्च सदन कहते हैं, ये दोनों ही सदन इन राज्यों में विद्यमान है। जबकि इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं उनमें केवल एक सदनीय विधानमंडल है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास केवल विधानसभा है। अकॉर्डिंग टू द 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द प्रोविजन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? पंचायती राज संस्थाएं जो हैं इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार? तो 3 स्तरीय व्यवस्था है, 3 स्टेजेस की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था है। कौन कौन सी 3 स्तरीय व्यवस्था है? पहली है ग्राम पंचायत की व्यवस्था, दूसरी है मंडल पंचायत की और तीसरी है जिला पंचायत की। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए ये 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्थाएं जो होती हैं ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शासन और विकास के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो संविधान की जब रचना हो रही थी उस समय भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। उन्होंने संविधान सभा को टेक्नोलॉजिकल और जो कानूनी सलाह होती है वो दी, साथ में संविधान के प्रारंभिक मसौदे को तैयार करने में भी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन प्रणाली जो है इसमें संसद के सदस्यों का चयन कैसे होता है? इन इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हाउ आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्टेड? तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो चुने जाते हैं। देखिए, पार्लियामेंट जो होती है यानी संसद, इसमें 2 सदन होते हैं। संसद वैसे तो 3 चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी इसी का हिस्सा होता है। लेकिन अगर सदनों की बात करें तो इसमें 2 सदन शामिल हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया जाता है और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनको अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, संसद के जो सदस्य होते हैं उनमें से लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे और राज्यसभा के सदस्य जो होंगे वो अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे। प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है वो जनता के द्वारा किया जाता है, अपने प्रतिनिधियों को जनता इसमें चुनती है। भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के अनुसार वस्तु और सेवा कर यानी GST जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? तो सेंट्रल टैक्सेस की व्यवस्था है यानी केंद्रीय कर की व्यवस्था इसमें की गई है। भारतीय संविधान का जो 101वां संविधान संशोधन है इसमें वस्तु और सेवा कर के लिए केंद्रीय कर की व्यवस्था की गई है। ये कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है और साथ में केंद्र और राज्यों के बीच में ये साझा किया जाता है। इसकी स्टार्टिंग कब हुई? तो GST की स्टार्टिंग जो है 2017 में हुई थी, जब भारतीय संसद ने वस्तु और सेवा कर अधिनियम पारित किया था। उसके बाद से GST की स्टार्टिंग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये राष्ट्रपति के पास होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है और ऐसा मेंशन किया गया है आर्टिकल 75 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री भारत के शासन का प्रमुख होता है और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। पूरा मंत्रिमंडल इसी के अंडर में काम करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार, देखिए 123 को हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। 123 में क्या था? 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति बताई गई थी जो कि राष्ट्रपति के पास है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं 124। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनकी रिटायरमेंट जो एज है वो 65 ईयर्स है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी सेवानिवृत्ति आयु क्या होगी? 65 ईयर्स। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया?
देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भाग 4 में 4 के ए में जो मूल कर्तव्य हैं ये मेंशन है आर्टिकल 51 का ए। लेकिन ये किसकी सिफारिश पर शामिल किए गए थे? तो ये शामिल किए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कौन सी रिट जारी की जाती है? गैर कानूनी गिरफ्तारी के लिए रिट जारी की जाती है, इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस। कई बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें पुलिस या प्रशासन के द्वारा किसी भी बंदी को जबरन कैद कर लिया जाता है या फिर जो है गैर कानूनी गिरफ्तारी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएंगे तो वहाँ पर हैबेस कॉर्पस लगाया जाता है, यानी बंदी को प्रत्यक्ष करने का जो है आदेश दिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको कहते हैं, यानी हैबेस कॉर्पस कहते हैं। और ये कहाँ पर मेंशन है? तो ये आर्टिकल 32 में मेंशन है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 तरीके की रिट जारी करता है, उनमें से एक ये भी है। तो 5 तरीके के कौन कौन से रिट हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये जो हैं ये 5 तरीके के रिट्स हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये एक न्यायालयीन आदेश होता है जो कि किसी भी व्यक्ति को जब अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है तो उस पर जारी किया जाता है और उसको जो है न्यायालय में प्रत्यक्ष करने का आदेश दिया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो नेशनल विमेन कमीशन जो है ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इसका मेन उद्देश्य क्या है? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनका प्रतिनिधित्व करना और जो भी चिंता के विषय हैं उन पर ध्यान देना। कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे जैसे दहेज हो गया, राजनीतिक मामले हो गए, कुछ धार्मिक मामले हैं, या नौकरियों में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को देखना, श्रम क्षेत्र में महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, इन सभी मुद्दों को उजागर करना और उनका प्रतिनिधित्व करना इसका उद्देश्य है। कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराता है। दूसरा संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च केंद्रीय सेवाओं के लिए एक परीक्षा आयोजित करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है SPSC, ये राज्य स्तर की सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है। फाइनेंस कमीशन क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच में जो राजस्व का बंटवारा होता है उसकी सिफारिशें करता है और भी कई सारे काम है वित्त आयोग के। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी NCBC, ये पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण का काम करता है। इन विच आर्टिकल इज द प्रेसिडेंट empowered टू एड्रेस ए ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? संसद के जो दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, इनका जो संयुक्त सत्र है इसको संबोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति को रहता है। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 86 में ऐसा कहा गया है। भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है ये आर्टिकल 29 के अंतर्गत आता है, ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 29 जो है अनुच्छेद 29, इसमें कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या फिर इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव अल्पसंख्यकों के साथ में नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाएगा। कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा और ना ही उसे अधिक दंड के अधीन किया जाएगा जो अपराध किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के तहत अधिरोपित की जा सकती थी। अपराध किए जाने के समय जो भी दंड विधि उस समय लागू होती है उसके अलावा अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। और साथ में एक और बात कही गई है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी एक क्राइम के लिए, एक अपराध के लिए एक बार दंडित किया जा चुका है तो दोबारा से एक से अधिक बार उसको दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर किसी भी व्यक्ति का चालान होता है तो वो सिर्फ एक ही बार होगा, ये नहीं कि सेम चीज़ का चालान अगेन एंड अगेन होता रहेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को अब स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। आर्टिकल 16 जो है ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता देता है। राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता रहेगी, ऐसा आर्टिकल 16 में कहा गया। आर्टिकल 15 को डिस्कस करते हैं। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15 में कहा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल हैं? तो ये सभी सूचियाँ जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल हैं। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की जो शक्तियाँ होती हैं उनका विभाजन करती है।
आर्टिकल 246 जो है ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है। इसमें क्या है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची नाम की 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, जो कि ये बताती हैं कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो सत्ता का विभाजन है ये किस तरीके से होगा। संघ सूची जो है यानी यूनियन लिस्ट जो है इसमें शामिल हैं 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची जो है इसमें 52 विषय हैं। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद जो है ये कब अस्तित्व में आई थी? ये अस्तित्व में आई थी 1952 में। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। पहली लोकसभा 5 साल की अपनी पूर्ण अवधि तक चली थी और 4 अप्रैल 1957 को ये भंग कर दी गई। इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को स्टार्ट हुआ था। अब हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे भारत में प्रथम महिलाओं से रिलेटेड। जैसे लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी जी थी। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। पहली महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो अवधारणाएं हैं इनको किस देश से लिया गया है? तो लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की गई है फ्रांस से। कुछ और इम्पॉर्टेंट जो एडॉप्टेशन है इनको डिस्कस करेंगे। जैसे मौलिक अधिकार जो हैं USA के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं। नागरिकता, इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। संशोधन का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टाइम पर अमेंडमेंट होते रहेंगे, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रस्तावना जो है प्रेम्बल, ये USA के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है अडॉप्ट की गई है। संयुक्त बैठकें जो आयोजित की जाती हैं इसकी अवधारणा हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार माना जाता है। संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं? ऑप्शन में आपको दिया गया है संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो देखिए ये सभी शब्द जो हैं भारत की प्रस्तावना में, भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के बाद मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, अब 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट से हटाया गया है। समानता का अधिकार पहला है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और साथ में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अनुच्छेद 370 ये किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट का भी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा, इससे रिलेटेड है आर्टिकल 370। विशेष राज्य का दर्जा देता था आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को। इसके अंतर्गत राज्य को अपना संविधान बनाने की अनुमति थी और भारतीय संसद को सीमित अधिकार प्राप्त थे। फिर 5 अगस्त 2019 जो है इस डेट को भारत सरकार ने इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जो है ये समाप्त कर दिया। अब वहाँ भी भारत का संविधान ही चलता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है? तो 352 के तहत जो है राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। इमरजेंसी डिक्लेयर करता है हमारे भारत का प्रेसिडेंट। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह पर डिक्लेयर किया जाता है। संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है 1 महीने के भीतर और इसका प्रभाव क्या है? केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियाँ मिलती हैं। अब तक 3 बार घोषित किया जा चुका है आपातकाल, 1962 में, 1971 में और 1975 में। संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है? 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है। लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 में। 9वें भाग में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 से 243O तक। उद्देश्य क्या है? जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने वाला संशोधन है इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायतों को संवैधानिक अधिकार देना। इसमें 3 स्टेज सिस्टम है। पंचायती राज सिस्टम जो है इसमें विलेज लेवल पर यानी ग्राम, और दूसरा ब्लॉक लेवल पर, और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर। नई अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय इसमें शामिल थे।
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द प्रोविज़न फॉर द राइट टू लाइफ? जीवन के अधिकार के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता दी गई है, जीवन के अधिकार से संबंधित है। यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को मनमानी ढंग से हिरासत में रखने या फिर उसके जीवन से वंचित करने से रोकता है। नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए लागू होता है, चाहे वो इंडिया के सिटीजन हो या फिर नहीं, दोनों के लिए ये आर्टिकल जो है लागू होता है। भारत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अधिकार है, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है। इसमें कुछ रिट्स जारी की गई हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी और प्रोहिबिशन के वारंटो। ये रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा जारी की जाती हैं। हैबियस कॉर्पस क्या है? बदली प्रत्यक्षीकरण। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है गैर कानूनी तरीके से, तो उसका प्रत्यक्षीकरण करना होगा सुप्रीम कोर्ट में। इस तरीके की ये सभी 5 रिट्स हैं टोटल जो जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट याचिका से संबंधित है आर्टिकल 32। सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार है ये। संविधान की आत्मा भी इसको कहा गया है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत किस संशोधन से हुई थी? 42वां संविधान संशोधन जो है, इससे मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये थी, और उसके बाद फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी को और जोड़ा गया था, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन था, कब हुआ था? ये 1976 में, और ये जोड़ा गया था भाग 4 के ए में, यानी आर्टिकल 51A में जोड़ा गया था। टोटल कर्तव्य कितने हैं? देखिए, स्टार्टिंग में 10 थे, बाद में 11 हो गए 86वां संविधान संशोधन जब हुआ। बात करते हैं कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो यूएसएसआर यानी सोवियत रूस के संविधान से इसकी प्रेरणा मिली है। नागरिकों को देश हित में कार्य करने की प्रेरणा देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक मेंशन है। 25 में धर्म की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक संस्थाओं को अधिकार, 27 में धार्मिक करों से छूट, और 28 में साक्ष्य संस्थाओं में धार्मिक कर पर प्रतिबंध। और अगर बात करें कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो भारत की एक विशेष पहचान है जिसमें किसी भी स्पेशल धर्म को जो है बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। सभी धर्मों को अपना प्रचार प्रसार करने, अपने धर्म को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता है। सभी धर्मों के साथ में संभाव किया जाएगा, ये धर्मनिरपेक्षता बताता है। तो ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है ये धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में है। आर्टिकल 368 ये किससे संबंधित है? तो 368 जो है ये रिलेटेड है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अमेंडमेंट होते रहेंगे टाइम टू टाइम, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 368 में। 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, एक तो संसद के साधारण बहुमत से, दूसरे विशेष बहुमत से, और तीसरे होते हैं विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति से। संविधान को लचीलापन और कठोरता दोनों देने के लिए ये व्यवस्था की गई है, ताकि संविधान में हमें लचीलापन भी दिखे और कठोरता भी दिखे, दोनों का सम्मिश्रण मिले। संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का उल्लेख है? तो न्याय जो है ये 3 तरीके का उल्लेख किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार कब दिया गया था? तो जब आपातकाल लगाया जाता है तो मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स ये निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 358 और 359 के तहत आंतरिक या बाहरी संकट के समय जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको निलंबित किया जा सकता है। ये सुरक्षा सुनिश्चित करता है कि आपातकाल के समय सरकार सशक्त रूप से कार्य कर सके। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर होती है तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उस समय सस्पेंड किए जा सकते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्पीकर ऑफ विच असेंबली इज नॉट इट्स मेंबर। तो देखिए, राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो हम सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन ये इसका सदस्य नहीं होता। उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है। राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। अब ये आर्टिकल में कहाँ पर मेंशन है? तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका आर्टिकल 89 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग और इसके आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो संघीय वर्ड है ये मेंशन नहीं है। इसके अलावा संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, इन सभी ये सभी वर्ड्स जो है हमें देखने को मिलते हैं प्रीएम्बल में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता ये सभी शामिल हैं। लेकिन ये जो संघीय शब्द है यानी फेडरल, इसका संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। संघ वर्ड जो है यानी कि यूनियन वर्ड हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है, जहाँ पर राज्य की परिभाषा लिखी गई है वहाँ पर यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स।
भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और फिर 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित सभी सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए कौन सा तरीका होता है? तो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है ये। किस समिति की सिफारिशों पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस समिति के सिफारिश पर नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको जोड़ा गया था। इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड किया जाता है वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।